चलिए, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मयंक जगदीश शर्मा और आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं सफलता आईएएस के इस यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके समक्ष पेपर 2 हिंदी साहित्य को लेकर आया हूं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हमारी क्लास जो है वो इकाई 1 की होगी। और जैसा कि आप परिचित होंगे कि इकाई 1 के अंतर्गत हमें हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है कि हिंदी भाषा बनी कैसे। बहुत सारी चीज़ें हमें वर्तमान में भी देखने को मिल रही है कि कोई कहते देता है हिंदी को दादी, कोई कह देता है परदादी, कोई कह देता है मम्मी, और अलग अलग तरीके से हम जो है वो उसे संबोधित करते हैं। बट हिंदी का विकास जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हिंदी एक्चुअली कितने सालों से बोली जा रही है, किस परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है, कैसे जो है वो इसका विकास हुआ, किस तरीके से विकसित हुई, कौन कौन सी भाषाओं का प्रभाव इस हिंदी पर पड़ता है, इसका व्याकरण कैसा है, और कई सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक अच्छी तरीके से पहुंच रही होगी, मैं ऑडिबल हूँगा, साथ ही किसी भी प्रकार का वीडियो में ग्लिचेस वगैरह नहीं आ रहे हो। यदि नहीं आ रहे हैं तो फटाक से एक बार जो है वो यस कर मुझे भेज दीजिए, हम जो है रेस कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। हम सीधा शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि नेट जेआरएफ की तैयारी करने वालों के लिए हमें एक सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। सर, सिलेबस इतना बड़ा है, इतना जटिल है, तो हम इसे शुरू कैसे करें। मुझे ऐसा लगता है कि टॉपिक कोई भी हो, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप आधारभूत बातों को नहीं जानेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है। एक बड़े से डोमिनो को जो है पटकने के लिए आपको एक एक्शन लेना होता है, एक छोटे से डोमिनो को धक्का देना होता है। तो आप जब छोटे से डोमिनो को धक्का देते हैं तो वो बड़े से टकराता है, बड़े को गिराता है, फिर उससे बड़े को टकराता है, उसको गिराता है, और अंततः हम एक बड़े से डोमिनो को भी धराशायी कर देते हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि हम उसे सीधा पटकने की कोशिश करें तो शायद ये संभव नहीं होगा। तो इतने बड़े से सिलेबस को कवर करने के लिए आपको एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी यात्रा जरूर शुरू करनी होगी, जिससे आप इस बड़े से बड़े सिलेबस को कवर कर पाए। ठीक है सर, आपके एमपीएससी में कब से क्लास आएगी हिंदी की? हमको बहुत टाइम से इंतजार रहता है। प्लीज़ सर जल्दी ही न्यू क्लासेस लाएं। थैंक यू सर। बहुत जल्दी एमपीएससी में हम कोशिश करेंगे कि हम पेपर 5 को हिंदी की क्लासेस लेकर आए। सर, क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी हमको, उस पर भी हम आशा बात करेंगे, क्योंकि आज हम जो है वो एक टॉपिक को लेकर आए हैं, उस टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। बट हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हिंदी साहित्य को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, आशा जी। ठीक है, चल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारी भाषा की, और भाषा में हम सबसे पहले आर्य भाषाओं को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस टॉपिक को 3 भागों में डिवाइड किया है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्ययुगीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो जब आज की क्लास में हम प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं, क्योंकि प्राचीन आर्य भाषा में आपको एक भाषा देखने को मिलती है, वो है संस्कृत। संस्कृत के दोनों रूप देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एक मिलता है लौकिक संस्कृत और एक मिलता है वैदिक संस्कृत। दोनों संस्कृतों को आज हम इस वीडियो में, आज हम इस क्लास में समझेंगे। लेकिन उसके पहले भी कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको हम देखते हुए चलते हैं। तो चलिए, भारतीय आर्य भाषाओं के पहले हम देखते हैं भाषा है क्या। तो हमें इतना तो ज्ञान होगा कि भाषा, हम अपने विचारों को एक दूसरे तक भेजते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, और अपनी बात को फिर एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए फिर भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यदि मैं अपनी बात को, मैं अपने ज्ञान को, मैं अपने विचार को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मैं किस माध्यम से पहुंचाऊंगा? तो सर, मैं उसे भाषा के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो एक सही माध्यम होता है भाषा। भाषा भी 2 प्रकार की हो सकती है, जिसमें एक वाचिक होती है, एक सांकेतिक होती है। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? अपने विचारों को, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम,
करने का माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। मतलब मैं अपने विचारों को एक दूसरे तक जब पहुंचाऊंगा तो उसे मैं भाषा के माध्यम से पहुंचाऊंगा। सर ये कितने प्रकार की हो सकती है? तो सामान्यतः हम इसे दो प्रकार में देखते हैं। एक तो होती है वाचिक, अर्थात जहां वाणी के द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाएं। दूसरा है सांकेतिक भाषा, अर्थात हमारे पास में वाणी नहीं है, हमारे पास ध्वनि नहीं है, तो हम अपने हाथों के, मुख के संकेतों के द्वारा एक बात को, अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा, तो वो सांकेतिक भाषा हो जाएगी। लेकिन जब वाचिक भाषा और सांकेतिक भाषा के बीच में हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कारगर जो है भाषा कौन सी हो जाती है? तो वो होगी आपकी वाचिक भाषा। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि यदि मैं आपके सामने यदि कुछ ऐसे हाथ घुमा के बात करूं तो शायद आप नहीं समझ पाए मैं आपसे क्या कहने वाला हूं। लेकिन मैं आपके सामने लगातार बोलते जा रहा हूं और आप तक बात समझ में आ रही है, आप तक बात पहुंच रही है, तो आप उस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो सांकेतिक भाषा जटिल होती है क्योंकि उसे समझने के लिए संकेत बहुत कम होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भ्रम भी पैदा होता है। लेकिन वाचिक भाषा में जो है वो भ्रम पैदा नहीं होता, क्योंकि हर एक वस्तु के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पदार्थ के लिए एक शब्द दिया गया है, जिसे हम नाउन कह देते हैं या संज्ञा कह देते हैं। उसके जरिए हम उसे आसानी से समझ पाते हैं। तो शायद आशा करता हूँ आप यहाँ तक चीज़ों को क्लियर समझ पाए होंगे कि हमारे लिए वाचिक भाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हमारे पास यदि ध्वनि नहीं होती, हम बोल नहीं पाते, तो हम उसकी जगह पर फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते तो हम सामने से संकेत वगैरह करते हैं, जिससे सामने वाला उसे समझने का प्रयास करता है। तो हमारे पास में दो तरीके की भाषा होती है, एक होती है वाचिक और एक होती है सांकेतिक भाषा। सर हमारे पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? तो लगभग 2796 से लेके 3000 भाषाएं हमारे पूरे विश्व में बोल रहे होंगे, ये हमें एक अंदाजा देखने को मिलता है। क्योंकि भाषाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस हिसाब से हम इन्हें कह सकते हैं कि यार अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से कई सारी पूरे विश्व में भाषाएं होंगी, जहां पर जिन्हें बोलकर हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक प्रश्न और आपका ये उठता होगा, क्या सर जीव जंतुओं की भी अपनी एक भाषा होती है? तो हम इसे कह सकते कि हाँ, होती ही है। क्योंकि जीव जंतु अपनी अपनी ध्वनि को निकालते हैं, ध्वनि को जब वो मुख से निकालते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बोली जाती है या अलग अलग तरीके से उसकी आवाज निकाली जाती है, जिसे सामने वाला जानवर भी उसे अच्छी तरीके से समझता होगा। जैसे गाय को आपने दर्द में देखा होगा तो वो कराहते हुए जो है अपनी ध्वनि को निकालती है, या फिर वो अपने बच्चे को बुलाना चाह रही है तो अलग ध्वनि निकालती है, तो शायद हम समझ नहीं पाते। लेकिन वो जो जंतु जो बहुत मतलब उन्हीं से ही पैदा हुआ है या उसके आसपास ही रह रहा है, वो धीरे धीरे उनकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक आप देखें कि जो उनको पालने वाले लोग हैं ना, वो भी समझने लगते हैं कि यार ये कुत्ता क्या कह रहा है या ये जो गाय है वो क्या कह रही है, धीरे धीरे समझ में आने लगती है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जीव जंतुओं की भी अपनी एक भाषा है, इंसानों की भी भाषा है। बस इंसानों की भाषा को उन्होंने क्या किया कि उनकी एक लिपि बनाई, उनको लिखना शुरू किया, उनके नियम बनाए, नियम के साथ साथ उनका अपना एक व्याकरण बनाया, शब्दकोश बनाया और बहुत सारी चीजें इंसान ने की। तो हम उसे एक भाषा का विशिष्ट रूप मानते हैं, बाकी की सामान्य भाषा जो है वो हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे लगभग 2796 से लेके लगभग 3000 भाषाएं जो है वो हमारे विश्व में बोली जा रही होंगी। और ये जो बोलियां हैं या ये जो भाषाएं हैं वो दो प्रकार से देखने को मिलती है, या हम दो तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। सर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? पहला वर्गीकरण होगा कि हम इसे आकृति के हिसाब से बांट दें। आकृति का मतलब क्या होता है सर? आकृति का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसे हम आकृति मूलक वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है, एक तो होगा आकृति मूलक वर्गीकरण, समझ में आ रहा है, और दूसरा हो जाएगा आपका पारिवारिक वर्गीकरण।
पारिवारिक वर्गीकरण। तो यदि हम बात करें कि आकृति मूलक का मतलब क्या होगा, कि उस भाषा का स्ट्रक्चर कैसे है, उस भाषा को बनाया कैसे गया है, जब हम उसे बोलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, ये होगा आकृति मूलक। आकृति मूलक के अंतर्गत ही आप देखते हैं कि कभी कभी शब्दों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, कभी कभी शब्दों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए हम उसका आकृति मूलक वर्गीकरण देखते हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रोफेसर श्लेगल मिलते हैं। एक प्रोफेसर मिलते हैं जिन्हें हम प्रोफेसर श्लेगल कह रहे हैं। इन्होंने इस आकृति मूलक को दो भागों में बांटा है। सर दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो अयोगात्मक भी कह देते हैं और इसे हम वियोगात्मक भी कह देते हैं। इसे हम अयोगात्मक भी कह देते हैं और वियोगात्मक भी कह देते हैं। सर ये अयोगात्मक या वियोगात्मक क्या होता है? जहां पर हम कारकों को किसी भी शब्द के साथ में जोड़ते नहीं हैं, हम उसे अलग अलग करके लिखते हैं, तो हम उसे अयोगात्मक या वियोगात्मक कहते हैं। अभी मैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। दूसरा है जिसे हम योगात्मक कह सकते हैं या संयोगात्मक भी कह सकते हैं। योगात्मक भी कह सकते हैं या संयोगात्मक भी कह सकते हैं। अब देखिए, जैसे यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत आपको संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है। सर संयोगात्मक क्यों होगी? एक आध एग्जाम्पल बताइए। मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे लिखा है वृक्षात पत्रम पतते, लिखा है वृक्षात पत्रम पतते, अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अर्थात आप जब वृक्षात शब्द को देखेंगे तो वृक्षात शब्द में वृक्ष के साथ ही आपको एक कारक भी देखने को मिल गया। और सर वो कौन सा कारक है? वो कारक है से कारक जो है वो आपको उससे अलग देखने को मिल गया। लेकिन आप जब संस्कृत में देख रहे हैं तो वो उससे जुड़ा हुआ है। तो जब आपने हिंदी में देखा तो अलग मिल रहा है, संस्कृत में देखा तो जुड़ा हुआ मिल रहा है। तो जुड़ा हुआ जो आपको मिलेगा उसे ही संयोगात्मक कह रहे हैं, और जो अलग अलग होकर देखने को मिल रहा है सर उसे हम वियोगात्मक कहेंगे। अर्थात इसका स्ट्रक्चर, हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो कारक को अलग करता है, और संस्कृत का जो स्ट्रक्चर है वो कारक को अपने में समाहित कर लेता है। और क्या सर संयोगात्मक वियोगात्मक में होता है? तो यदि आप यहां पर देखेंगे तो पतति शब्द को देखिए, तो यहां पर क्रिया और सहायक क्रिया वो आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन जब आप हिंदी में आएंगे तो क्रिया से सहायक क्रिया को अलग कर दिया जाएगा, और यहां पर बन जाएगा वो आपका पतति, मतलब गिरते हैं। मतलब क्रिया भी अलग है, सहायक क्रिया भी है। तो संस्कृत को हमने संयोगात्मक बोल दिया और हिंदी को हमने वियोगात्मक बोल दिया या अयोगात्मक बोल दिया। प्रोफेसर श्लेगल भी इस चीज को बहुत क्लियर करना चाह रहे हैं कि कुछ भाषाएं जहां पर उनको जोड़ दिया जाता है, कारक को जोड़ दिया जाता है, और कभी कभी कारक को जो है वो अलग अलग करके भी बोला जाता है। यहां तक आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए। जस्ट अ मिनट। चलो। हम्म, ये हमारा ये हो गया। अब संयोगात्मक वियोगात्मक अब हम समझ गए। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पारिवारिक वर्गीकरण पे। पारिवारिक वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हम इसे वंश या फिर इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो किस तरीके से आ रहा है, उसका भौगोलिक प्रभाव इस पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वंशानुगत
प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसे हम स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखते, ठीक है, हम इससे इसकी रचना तत्व के हिसाब से देखते हैं, या फिर उन शब्दों का अर्थ कैसे निकल रहा है हम उसके हिसाब से भी देखते हैं। जैसे हमारी हिंदी की बात करें तो वो भारूपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। यदि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम देखें तो वो हमको द्रविड़ परिवार की भाषाएं मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अपना अरबी देखें तो वो सामी हामी की देखने को मिलती है। तो अलग अलग भाषा परिवार होते हैं, किसी ने 100 भाषा परिवार दिए हैं, किसी ने 13 दिए हैं, किसी ने 18 दिए हैं। बट हम 18 भाषा परिवारों को एक बार देखेंगे कि वो किस किस भौगोलिक अंतर के या भौगोलिकता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट। यदि हम देखें तो आपको भोलानाथ तिवारी के द्वारा, भोलानाथ तिवारी के द्वारा कितने देखने को मिलते हैं? 13 देखने को मिलते हैं। अन्य ने इसको तो 100 भी दिया है, ठीक है, जिसमें आपको शायद एक नाम मिलता है जिनका नाम है फ्रिडिश म्यूलर। एक मिलता है फ्रिडिश म्यूलर। फ्रिडिश म्यूलर ने जो है वो इनकी संख्या 100 भी बताई है भाषा परिवार की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ वरना आपको पता नहीं, भाषा परिवार। लेकिन हम यदि वर्तमान में यदि बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है वो हम 18 भाषा परिवार मानते हैं। इन्हीं 18 भाषा परिवारों में आपको द्रविड़ भाषा परिवार भी मिलता है, भारोपीय भी मिलता है, वो अलग अलग तरीके से चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे यदि हम 4 भौगोलिक रूपों में बांटें तो हम 4 भौगोलिक रूपों में, एक तो यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीकी, तीसरा है प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय, और चौथा आपको मिलता है अमेरिकी। अमेरिकी, ठीक है। ये अलग अलग भूमंडल क्षेत्र हैं। इन अलग अलग भूमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आपको अलग अलग भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। अलग अलग भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। इसमें यूरेशिया आ गया, दूसरा आपको अफ्रीकी भूमंडल मिल गया, प्रशांत महासागरीय मिल गया, और अमेरिकी भूमंडल मिल गया। ये चार चार अलग आपको भूमंडल देखने को मिलते हैं। यूरेशिया भूमंडल की बात करें तो दोस्त हम यहाँ पर मुख्य मुख्य भाषा परिवार देखेंगे। भूम यूरेशिया में आपको सबसे महत्वपूर्ण मिलता है भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। सर और कौन सा मिलता है? तो आपको एक मिलता है द्रविड़ भाषा परिवार। उसके अलावा और आपको कौन सा मिलता है? सामी हामी भाषा परिवार। सामी हामी भाषा परिवार, ठीक है, ठीक है। इसी में ही आपको जापानी कोरियाई भी मिलता है, बुरुशस्की भी मिलता है, ठीक है, और भी कई अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे वहाँ पर काम के नहीं है। जैसे यदि हम अफ्रीकी की बात करें तो हमें सुदानी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग आपको भाषा परिवार देखने को मिलते हैं अलग अलग भूमंडल के हिसाब से। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि सर हमने यहाँ पर जो भाषा परिवार देखा भारोपी है, इसके अंतर्गत ही आपको कौन सी देखने को मिलती है? हिंदी भाषा देखने को मिलती है। और कौन सी देखने को मिलती है सर? संस्कृत देखने को भी मिलती है। और कौन सी देखने को मिलती है सर? फारसी देखने को भी मिलती है। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, भारोपीय परिवार। अच्छा, भारोपीय परिवार में हम दो वर्ग करेंगे, उसी के अंतर्गत एक सतम होता है और एक केतुक वर्ग होता है। तो दो अलग अलग वर्गों को देखेंगे। एक में आपको मिलती है जिसमें केतुक वर्ग आता है, उसमें आपको दूसरी कोई भाषा देखने को मिलती है, और सतम वर्ग में आपको ये भाषाएं देखने को मिलेंगी।
ठीक है। यदि हम द्रविड़ की बात करें मित्र तो हमें मिल जाएगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और सामी हामी में आपको देखने को मिलेगी अरबी। अब यहाँ पर बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर हम अरबी फारसी एक साथ बोलते तो हैं, लेकिन अरबी एक अलग भाषा परिवार की भाषा है और फारसी जो है वो एक अलग भाषा परिवार की भाषा है। तो यहाँ पर भारोपी को आपको फारसी देखने को मिलेगी और अरबी जो है वो सामी हामी की देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यदि हम इसे समझें तो हमें याद रखना है यूरेशिया भूमंडल। यूरेशिया भूमंडल के अंतर्गत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार आता है और भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आपको हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि देखने को मिलती है। और कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरबी भाषा किस परिवार की भाषा के अंतर्गत आती है तो वहां पर आपको सामी हामी लगाना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं भारोपीय को। भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार जो है इसे हम इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। इसे हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। मतलब यहाँ पर इंडो और यूरोपियन मतलब यूरोप वाला भाग जो है वो आपको सामान्यतः देखने को मिलता है। वैसे यूरेशिया हमने कह भी दे दिया, यूरोप और एशिया वाला हिस्सा है यूरेशिया। बाकी उसके साथ में भी हम देखें इंडो यूरोपियन वाला जो हिस्सा देखने को मिलेगा वो आपका अ, भारोपीय कहलाएगा, जिसे इंडो यूरोपियन कहेंगे। जैसे हम दो वर्गों में सामान्यतः बांटते हैं, एक है सतम वर्ग और एक है केतुक वर्ग। एक सतम वर्ग देखने को मिलता है मित्र और एक मिलता है आपको केतुक वर्ग। ठीक है, सतम वर्ग और केतुक वर्ग। यदि सतम वर्ग में देखेंगे तो इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक है ईरानी, एक है दरद और एक है भारतीय। एक मिलेगा ईरानी, दरद और भारतीय। इसमें आप देखेंगे ईरानी के अंतर्गत आपको फारसी और अविस्ता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर आपको फारसी, अविस्ता, पश्तो, ईरानी, ये सब देखने को मिलेगी। और भारतीय के अंतर्गत दोस्त आपको देखने को मिलेगी आपकी हिंदी, संस्कृत आदि। तो जब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि सर फारसी जो भाषा है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है, आती तो आपके भारोपी के अंतर्गत है। और भारोपी में भी आपको कौन सा वर्ग देखने को मिलता है, सतम वर्ग देखने को मिलता है। और सतम वर्ग में भी हमने तीन भागों में बांटा, एक ईरानी है, एक दरद है और इसके अलावा एक भारतीय है। यदि हम देखेंगे ईरानी उसके अंतर्गत हमें अवेस्ता, पश्तो, फारसी और ईरानी देखने को मिलती है। और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो इसमें भारतीय वाला हिस्सा है वहां पर आपको संस्कृत और हिंदी देखने को मिलेगी, जो एक जैसे स्ट्रक्चर पर आपको सामने प्रस्तुत होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमने एक हिस्सा देखा कि सबसे पहले हमने भूखंड देखा यूरेशिया। यूरेशिया में आपको देखने को मिलता है भारोपीय। भारोपीय में आपको देखने को मिलता है सतम वर्ग। सतम वर्ग में आपको देखने को मिलता है भारतीय। और भारतीय के बाद देखने को मिलता है दोस्त वो है हिंदी। तो ये कुल मिलाकर जो है वो एक विकसित या फिर उनकी एक आइडेंटिटी जानने के लिए ये हमने उसका एक क्रम बना के रख लिया। ठीक है, यूरेशिया, भारोपीय, सतम वर्ग, भारतीय और हिंदी। जैसे हम यूरेशिया में भी देखें तो अमेरिकी, अफ्रीकी, प्रशांत महासागरीय मिल जाता है। भारोपी के अंतर्गत आपको सामी हामी भी देखने को मिलेगी, द्रविड़ भी देखने को मिलेगी। सतम के साथ में आपको केतुक वर्ग भी देखने को मिलता है। भारतीय के साथ आपको दरद या ईरानी भी देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत आपको हिंदी और संस्कृत भी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर
आपको यहाँ पर समझना है कि हमारा जो हिंदी का वो विकास क्रम है वो अलग अलग भूमंडल के हिसाब से आपके अलग अलग भाषा परिवार से गुजरते हुए और फिर आपको यहाँ एक परिवार एक रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया हो। चलो, एक बार फटाक से बता दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको क्लियर हो रहा है। ठीक है, जितने भी लोग दिख रहे हैं एक बार फटाक से जो है वो अपना संकेत करके बता दीजिएगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, चलिए। अब इसके बाद हम बढ़ जाते हैं सीधा जो हमारे आज आपने थंबनेल में एक टॉपिक का नाम देखा था, वो था प्राचीन आर्य भाषा। वैसे हमने आर्य भाषाओं को तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में कौन कौन सा? एक तो थी आपकी प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है? प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आपको संस्कृत भाषा देखने को मिलती है और संस्कृत के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब यहाँ पर वैदिक संस्कृत जो है वो आपको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक देखने को मिलेगा। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको लौकिक संस्कृत देखने को मिलेगा 1000 बीसी से 500 बीसी तक। ध्यान रखिएगा, इस बीसी का मतलब यहाँ पर ईसा पूर्व है, अर्थात आपके ईसा के जन्म होने से 1500 वर्ष पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व तक आपको वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है और 1000 पूर्व से लेकर 500 पूर्व तक आपको लौकिक संस्कृत देखने को मिलती है। और सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आप इसको रखते हैं। उसके अंतर्गत संस्कृत के बाद में आपको पाली मिल जाती है। सर यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट, ये चारों की चारों जो भाषाएं हैं वो आपको मध्ययुगीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती। मध्ययुगीन आर्य भाषा के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिनका जो समय रहा होगा पाली का रहा होगा 500 बीसी से पहला एडी तक। इसके बाद प्राकृत का पहली एडी से लेकर 500 एडी तक। ईडी का मतलब यहाँ पर आपका ईसवी है। ठीक है, अपभ्रंश से देखें तो इसका आपका रहेगा 500 एडी से 1000 एडी तक। और अबहट्ट का जो रहेगा वो रहेगा 900 एडी से 1100 एडी तक। तो ये जो समय काल है वो आपको मध्ययुगीन आर्य भाषा का देखने को मिल रहा है। अब ये सर 900 से 1100 कैसे हो जाएगा, ये हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे जब अपभ्रंश और अबहट्ट को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हमारे जो है वो वीडियो का जो टाइटल ही है वो है आपका प्राचीन आर्य भाषा, जिसमें हम संस्कृत को जानने वाले हैं, तो हम संस्कृत को देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अबहट्ट जैसे ही हुआ उसके बाद हमारी आती है आधुनिक आर्य भाषा। और आधुनिक आर्य भाषा की शुरुआत होती है 1000 या 1000 एडी से। कहां तक सर? अब तक। ठीक है, अब तक। तो अब यहां पर आधुनिक आर्य भाषा में आपको आधुनिक भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। सर आधुनिक भाषाएं में कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपकी मराठी हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी, बांग्ला हो जाएगी,
असमिया हो जाएगी, इसके बाद राजस्थानी हो जाएगी, और ऐसी कई सारी भाषाएं जो है वो आधुनिक भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो कहाँ पर आएंगी, आपकी आधुनिक आर्य भाषाओं में आएंगी, जिनका समय काल 1000 एडी से अब तक का माना जा रहा है। ठीक है, बट आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन आर्य भाषा को। ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत सबसे पहले यदि हम देखें तो हमें वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है। हमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आपको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय देखने को मिलता है। ठीक है, बीसी को मैं लिख दूं ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 बीसी से 1500 ईसवी पूर्व से आपको 1000 ईसवी पूर्व तक ये देखने को मिलेगी। अब यहां पर संस्कृत में आ क्या रहा है, पहली बात तो ये देखिए, इसका नाम क्या है, वैदिक संस्कृत है, अर्थात ये आपको वेदों में देखने को मिलती है। अब वो वेद ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, या फिर आपका अथर्ववेद, इन सभी को आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृत में, जिसमें वेदों का प्रयोग किया जा रहा है। सर, इनकी विशेषताओं में यदि हम देखें तो ये बहुत जटिल हुआ करती थी, जटिल हुआ करती थी, क्लिष्ट हुआ करती थी, और इसे प्रमुख तौर पर आर्यों की भाषा कहा गया। आर्यों की भाषा कहा गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद को वैदिक संस्कृत में लिखा गया और ये आर्यों की भाषा। एक डिबेट अभी भी चलती है कि हो सकता है कि संस्कृत से भी पुरानी एक तमिल भाषा है, जो कि आपके साउथ में तमिलनाडु में बोली जाती है, वो इससे भी पुरानी भाषा है। वैसे अभी साक्ष्य कुछ मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमारी ये बातचीत हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषाओं, जिसमें मुख्यतः हिंदी है, और द्रविड़ परिवार की भाषाओं, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, उनमें आए दिनों में जो है वो संघर्ष होता रहता है, चीजें होती रहती हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो स्थानों में हो। और अभी तक तो एक ही आ, भाषा परिवार की होने के बावजूद में भी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जैसे अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में जो है मराठी बोलने पर हम जोर दिया जाता है कि भाई मराठी बोलिए, मराठी बोलिए, मराठी बोलिए। ठीक है, नहीं तो मारेंगे, कूटेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो आप ये देखिएगा कि एक ही परिवार की भाषा है और आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसमें लड़ते झगड़ते हैं। तो भाषा परिवारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। खुद की भाषा जो परिवार होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे कि हम यदि बात करें, भारतीय भाषाओं के अंतर्गत ही आपको मराठी भी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, गुजरात में गुजराती में दिक्कत होना हो जाती हैं। आप जो है वो साउथ में उस भाषा को बोलिए, नहीं तो जो है वो जैसे कर्नाटक में अभी हुआ था, तो वहाँ की बोलना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहस का विषय बना हुआ है वर्तमान में, और अलग अलग बातें यहाँ पर लोग करते हैं। पर ठीक है, बहरहाल हमें बात यहाँ पर करनी है कि जो संस्कृत की जो भाषा है वो आर्यों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि आर्य लेकर आए थे वैदिक संस्कृत, और उसको फिर सरल करके हमने लौकिक संस्कृत में तब्दील किया, जिसे हम कह सकते हैं कि एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर हम उसे मानते हैं, लौकिक संस्कृत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जटिल और क्लिष्ट थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानते हैं इसके बारे में? तो ये जटिल और क्लिष्ट देखने को मिलती है। अच्छा, इसका व्याकरण का हमें रूप देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि व्याकरण आपको देखने को मिलता है लौकिक संस्कृत से संस्कृत में, जिसमें आपको एक अष्टाध्यायी देखने को मिली है। ठीक है, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो 52 ध्वनियां ही थी। ठीक है, 52 ध्वनियां थी, 52 ध्वनियां थी, जिसमें ड़ा और ड़ा नहीं था। ध्यान रखिएगा, ड़ा और ला जो है वो विकसित ध्वनियां हैं, जो कि आपकी किस में आई हैं, हिंदी में आई है। उसके पहले तक आपको
ड़ा और ड़ा देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहां पर आपको 52 ध्वनियां देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आपको इसमें गुंग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये गुंग भी देखने को, जिनको हम सामान्यतः गुंग ही कहते थे, जो कि आपको मंत्रों में देखने को मिलता है। शायद आपने सुना भी होगा, गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे। तो जो गुंग शब्द है वो, या गुंग जो वर्ण है, इनका उच्चारण भी वैदिक में किया जा रहा था। सर और क्या इसमें है? तो इसमें आपको स्वरित चीजें भी देखने को मिल रही थी। सर स्वरित चीजें क्या है? तो देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदात्त, जिसे हम ऊपर लगाते थे। ठीक है, एक होता था अनुदात्त, जिसे हम नीचे लगाते थे, और एक होता था स्वरित। वेदों में इनका प्रयोग भी किया गया है, उदात्त का भी, अनुदात्त का भी और स्वरित का भी। तो उदात्त ऊपर देखने को मिलता है, अनुदात्त नीचे देखने को मिलता है, और स्वरित देखने को मिलता है। सर एक आध एग्जाम्पल से बता दीजिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि एक आध एग्जाम्पल दिखा दूं मैं इसमें। हम्म, इसमें नहीं है। संस्कृत में देख, इसको यदि आप देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, थोड़ा समय बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इसको। जैसे आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये लगा हुआ है उदात्त, ये देखिए ये दोनों, और नीचे आपको मिल रहा है अनुदात्त। तो एक को उदात्त कहते हैं, एक को अनुदात्त कहते हैं, और त्वरित भी होता है इसमें, कहीं कहीं किसी किसी मंत्रों में देखने को मिलता है। तो वहां पर ये देखने को मिलता है। क्या सर ये लौकिक संस्कृत में भी देखने को मिलेगी? नहीं। जब लौकिक संस्कृत आएगा तो हम इनका प्रयोग करना बंद कर देंगे, फिर ये लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम बात करते हैं यदि वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत बहुत क्लिष्ट थी, जटिल थी, जिसमें वेदों को लिखा गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही इसे प्रमुख तौर पर आर्यों की भाषा कहा गया है, और इसमें आपको 52 ध्वनियां, 52 वर्ण देखने को मिलते हैं। सर जब हम आगे बढ़े तब हमें यहां पर लौकिक संस्कृत देखने को मिली। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि किस संस्कृत में उदात्त अनुदात्त का प्रयोग मिलता है, तो वो है आपकी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में नहीं। लौकिक संस्कृत का जो समय था वो समय था आपका 1000 BC से, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक आपको यहां पर लौकिक संस्कृत देखने को मिलता है। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिल रहा है? तो यहां पर आपको पुराण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको महाकाव्य देखने को मिल रहे हैं जो कालिदास द्वारा रचे गए। ये सारे जो है वो आपको लौकिक संस्कृत में देखने को मिल रहे हैं। सर लौकिक संस्कृत का और मतलब क्या होगा? जो लोगों के द्वारा बोली जा रही भाषा है, या समाज के द्वारा जो बोली जा रही भाषा है, वो लौकिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत बहुत ज्यादा जटिल होती थी, बहुत ज्यादा क्लिष्ट होती थी, तो हम एक दूसरे से उसमें बात नहीं कर पाते।
लेकिन जब हम लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तब हमें वो चीजें बहुत ज्यादा इजी मिल गई। और इसमें ही सबसे पहले हमारे आदरणीय पाणिनि जी ने एक क्या दे दिया, एक ग्रंथ भी दे दिया, एक व्याकरण भी दे दिया, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसने हमें और आसानी से उस भाषा को समझा दिया था। और कालिदास भी महाकाव्य लिख रहे थे और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिल रही थी। नाट्य शास्त्र मिल रहा था, अभिज्ञान शाकुंतलम दिख रहा था, और ये सारी चीजें हम इसको इसके अंतर्गत हमको मिल रहा था। सर ये उससे क्लिष्ट थी या जटिल थी? तो सर ये उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो सरल थे, क्योंकि यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे थोड़ा सा टूटने लग गया था, अलग होने लग गया था। पूरा तो नहीं टूटा था, बट थोड़ा थोड़ा सा टूटना शुरू कर दिया था। और जितनी भी चीजों को हम तोड़कर याद करते हैं, समझते हैं, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। इससे ही मैं जोड़ के आपको ये चीज भी बता दूं कि जैसे ही जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको जटिल कब लगता है? जब आप उसे एक साथ पूरा खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यदि आप उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दें और उन हिस्सों को भी अलग अलग जो है वो पॉइंट में तोड़ दें, और उन पॉइंट में तोड़ने के बाद में भी एक अलग अलग टॉपिक के शब्द को उठाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें पढ़ना आसान हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि यार मैं 10 दिन में ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही तरीका है। सही तरीका है उसे धीरे धीरे बहुत ज्यादा भागों में तोड़ कर खाई। जैसे कहा जाता है ना कि खाना को बहुत ज्यादा चबा कर खाना चाहिए, तो आमाशय को बहुत ज्यादा जद्दोजहद या मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब आपके दांत ही उसको बहुत ज्यादा भागों में तोड़ देंगे तो आराम से पेट से उसको पचाया जा सकता है, अलग अलग रसों का फायदा मिल जाए। ठीक है मयंक सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। तो यहां पर कुल मिलाकर आपको चीजों को तोड़कर करना है। तो इसी तरीके से जब वैदिक संस्कृत को थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को तोड़ा गया तो वो चीजें और आसान हमको देखने को मिल गई। और इसको और ज्यादा तोड़ा गया तो आप हिंदी में देख सकते हैं कि हमने कारक को भी उससे अलग कर दिया। पहले हमें कारक याद करने पड़ते, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, ये सब याद किए जा रहे थे। अब उसकी जरूरत नहीं, अब सीधा सीधा किसी भी शब्द के साथ में कोई भी कारक जोड़कर उसका रूप बना सकते हैं, तो और आसान हो गई हिंदी। तो यहां पर आपको सरल देखने को मिलती है, लेकिन हिंदी से कठिन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सर उदात्त का प्रयोग हो रहा है? उदात्त का प्रयोग नहीं हो रहा। सर अनुदात्त का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो सर स्वरित का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा। इन सभी का प्रयोग आपको यहां पर देखने को नहीं। ठीक है सर, मैं आपसे हिंदी पहले भी पढ़ चुका हूं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई हिंदी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर लौकिक संस्कृत में आपको पुराण, महाकाव्य आदि देखने को मिल जाते हैं। लोगों के द्वारा बोली जा रही बोली थी, समाज के द्वारा बोली जा रही बोली थी। इसके अंतर्गत आपको पाणिनि का अष्टाध्यायी देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा सरल था। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है वो इसमें से हटा दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। हाँ, इसमें जो हम गुंग भी देख रहे थे ना, उन गुंग का प्रयोग भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। अब कोई गुंग मुंग इसमें नहीं लग रहा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास में आपने भाषा परिवार को समझ लिया होगा। भाषा परिवार के अंतर्गत जो दो प्रकार थे, केतुक और सतम, उनको देख लिया होगा। उसके अंतर्गत हमने भाषाएं भी देखी जिसमें ईरानी, पश्तो वगैरह भी थी, और हमारी भारतीय में हिंदी, संस्कृत आदि भी थी। तो ये एक क्रम जो है वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमारी कल की क्लास में हम मध्ययुगीन आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाली पढ़ेंगे, प्राकृत पढ़ेंगे, अपभ्रंश पढ़ेंगे, साथ ही अवहट्ट भी पढ़ लेंगे। चाहे हो सकता है कि वो थोड़ी सी लंबी क्लास हो, बट अब पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा और धीरे धीरे अभ्यास करके इनको अच्छा करते रहना पड़ेगा। तो रिवीजन करते रहिएगा। और मैं फिर से बता दूं, हमारी क्लासेस जो है वो हम बहुत ज़्यादा हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, जिससे आप उसे बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ। यदि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे पढ़ लीजिए या किसी महामहिम से भी पढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। डाइजेस्ट करिए, रिवीजन कीजिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लासेस अभी लगातार जो है यूट्यूब पर चल रही हैं, तो यूट्यूब पर आनंद लेते रहिए। क्लासेस समझ में आती है
तो फिर सफलता आईएएस के साथ जो यूजीसी नेट वाला प्रोग्राम है उसके साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।